क्या स्थिति है, इस पर हमें कुछ विचार करना है। सबसे पहली बात तो आती है कि मूल कर्तव्य होता क्या है, इसका आशय क्या है। तो हम कह सकते हैं कि नागरिकों के ऐसे कर्तव्य जो व्यक्ति की उदात्त भावना को व्यक्त करते हुए मानवता एवं राष्ट्र निर्माण के लिए अनिवार्य है। प्रत्येक व्यक्ति को उदात्त भावना का विकास करना चाहिए और राष्ट्र के प्रति अपने योगदान को करना चाहिए। ये प्रत्येक नागरिक का एक कर्तव्य होता है। तो ये एक डेफिनेशन हुई और इस डेफिनेशन से ही हमें स्पष्ट हो जाता है कि हमारे मूल कर्तव्यों का उद्देश्य क्या होता है, मूल कर्तव्य क्यों स्थापित किए जाते हैं, क्या कारण है। अगर हम चर्चा करें तो सबसे पहली बात, जैसा कि हमारी परिभाषा ने ही हमें बताया है कि लोगों के अंदर उदात्त भावना का विकास किया जाए, लॉफ्टी नेचर हमारा होना चाहिए, ताकि हम लोगों का नहीं हमें बताया है कि लोगों के अंदर उदात्त भावना का विकास किया जाए, लॉफ्टी नेचर हमारा होना चाहिए, ताकि हम लोगों को सहयोग करने के लिए, लोगों के प्रति बलिदान देने के लिए हम हमेशा तत्पर रहें। इस तरीके की भावना का विकास अपने अंदर लाना चाहिए। जैसे कि आप देखते हैं कि हम अपने परिवार के प्रति बलिदान की भावना को रखते हैं, ठीक हम पूरे राष्ट्र को अपना एक परिवार माने और राष्ट्र के सभी लोगों को विकसित करने में जो योगदान हम कर सकते हैं, जहां तक हम सक्षम हैं, वो करने का हमें प्रयास करना चाहिए। तो एक तो ये महत्वपूर्ण उद्देश्य है। दूसरी बात है कि हम अपने अंदर एक पैट्रियोटिज्म का विकास करें। पैट्रियोटिज्म और नेशनलिज्म, ये दो शब्द हैं। हमारे अंदर राष्ट्र के प्रति निष्ठा, राष्ट्र के प्रति भक्ति भावना, ये कूट कूट करके भरी होनी चाहिए, क्योंकि जब तक हम अपने राष्ट्र के प्रति निष्ठा नहीं रखेंगे तब तक राष्ट्र का विकास संभव नहीं हो पाएगा। और जब तक हम राष्ट्र के विकास को उचित तरीके से या संपुष्ट तरीके से मजबूत नहीं कर लेते हैं, तब तक हम विश्व में अपने राष्ट्र को स्थापित नहीं कर पाएंगे या वैश्विक गतिविधियों में हम मानवता का पाठ नहीं पढ़ा पाएंगे। आपको ध्यान हो कि नेशनल मूवमेंट के दौरान श्री अरविंदो हुआ करते थे और अरविंदो ने जब पांडिचेरी में अपने आश्रम की स्थापना करी तो उस दौरान उन्होंने एक बात कही थी कि भारत माता सर्वत्र बेड़ियों से जकड़ी हुई है और जब तक हम भारत माता को इन बेड़ियों से मुक्त नहीं करवा लेते हैं, तब तक हम मानवता को वास्तविक संस्कृति और मानवीय संस्कृति या वसुधैव कुटुंबकम की भावना के बारे में नहीं बता पाएंगे। तो श्री अरविंदो ने यह कहा कि हमारी स्वतंत्रता का उद्देश्य सिर्फ भूमि के टुकड़े को स्वतंत्र करवाना नहीं है, बल्कि हमारी मानवता का उद्देश्य संपूर्ण विश्व में वसुधैव कुटुंबकम की भावना को विस्तृत और विकसित करना है। तो ऐसी स्थिति में हमारे देश के अंदर पहले पैट्रियोटिज्म आना चाहिए। जैसे कि आप जानते हैं कि हम सबसे पहले जब हम बचपन में होते हैं तो हमारी निष्ठा अपने माता पिता के प्रति होती है, हमारी निष्ठा हमारे परिवार के प्रति होती है। जैसे जैसे हम बढ़ते चले जाते हैं तो हम अपने गांव के प्रति, फिर अपने प्रांत के प्रति, हमें राष्ट्र के प्रति पूर्ण निष्ठा को धारण करना चाहिए। तीसरा महत्वपूर्ण उद्देश्य है, हम अधिकारों को बहुत जल्दी महसूस कर लेते हैं, लेकिन ये ध्यान रखने की आवश्यकता है, अधिकार कभी दायित्व के बिना नहीं हो सकता है। यहां पर एक बहुत बड़े विद्वान हुए हैं थॉमस हिल ग्रीन, और थॉमस हिल ग्रीन ने कहा कि जब समाज ने व्यक्ति को स्वतंत्रता देने के संबंध में विचार किया तो ये सबसे बड़ी समस्या आई कि यदि हम सिर्फ निरी स्वतंत्रता एक व्यक्ति को दे देते हैं तो उससे व्यक्ति उच्च श्रृंखलता की तरफ पहुंच जाएगा, व्यक्ति उस स्वतंत्रता का दुरुपयोग करेगा। तो हमें व्यक्तियों को अधिकार देना चाहिए। जैसे ही हम व्यक्तियों को अधिकार देंगे तो अधिकारों के साथ दायित्व निहित होता है। जैसे जैसे व्यक्ति अपने अधिकारों को बढ़ाता चला जाता है या समाज उसे अधिकार देता चला जाता है, वैसे व्यक्ति के दायित्वों में भी वृद्धि होती चली जाती है। तो
होता क्या है कि आज हम अपने अधिकारों के बारे में जागरूक हो जाते हैं, मांग करने लगते हैं, लेकिन हमने अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं करते हैं। तो मूल कर्तव्यों का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है कि व्यक्ति को अपने दायित्वों का निर्वहन करना चाहिए। अब जब मूल कर्तव्य इतनी अच्छी बात होती है, मूल कर्तव्य बहुत आवश्यक चीजें हैं, तो प्रश्न ये उत्पन्न होता है कि आखिर हमने मूल कर्तव्यों को मूल संविधान में अंतः स्थापित क्यों नहीं किया? ऐसा क्या कारण है कि हमने मूल संविधान में इन कर्तव्यों को संविधान में स्थान देने की आवश्यकता महसूस नहीं की? तो हम इसके कई कारण देख सकते हैं। सबसे पहली बात तो हम ये देख सकते हैं कि उस दौरान जब हमारा देश आजाद हुआ तो लोगों के अंदर, बहुतायत लोगों के अंदर, या हम कहें कि लगभग सभी लोगों के अंदर राष्ट्र के प्रति निष्ठा और उदात्त भावना विद्यमान थी, भरी हुई थी। तो जब कोई चीज हमारे पास होती है, पहले से विद्यमान होती है, तो उसे संविधान में स्थान देने की आवश्यकता नहीं थी। तो राष्ट्रीय आंदोलन के प्रति निष्ठा विद्यमान थी। हमारे लोगों के अंदर स्वतंत्रता, अधिकार, दायित्व, इन सब के बारे में एक उत्सुकता थी। ऐसी स्थिति में हमारे संविधान निर्माताओं ने मूल कर्तव्यों को अपने संविधान में रखना उचित नहीं समझा। दूसरी बात आप ऐसा कह सकते हैं कि उस समय जब ब्रिटिश गुलामी में हम जी रहे थे, तो व्यक्तियों के अंदर अधिकार के प्रति कोई जागरूकता नहीं पैदा की गई थी। इनफैक्ट ये कि व्यक्ति सिर्फ कर्तव्य करता था। तो कर्तव्यों की एक आदत हमारे अंदर थी, लेकिन अंतर केवल इतना था कि हम कर्तव्य इच्छा के आधार पर नहीं करते थे। हम स्वतः सक्रिय होकर के कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करते थे। लेकिन जब हम अपनी सरकार को बना लेंगे, हम स्वतंत्र कहलाएंगे, तो ऐसा महसूस किया जा रहा था कि प्रत्येक व्यक्ति अपने दायित्वों को ध्यान में रखते हुए ही कर्तव्यों का निर्वहन करेगा। तो ये कुछ ऐसे कारण उस समय विद्यमान थे जिन कारणों से संविधान निर्माताओं ने मूल कर्तव्यों को अंतः स्थापित करना आवश्यक नहीं समझा। तो अब प्रश्न ये उत्पन्न होता है कि ऐसी क्या कारण है कि हमने 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 के द्वारा भारतीय संविधान में एक नया भाग 4A के रूप में अंतः स्थापित किया और हमने मूल कर्तव्य डाले। तो हमें यह जानने की आवश्यकता है कि 42वें संविधान संशोधन में क्या कारण थे जिस कारण से हमने मूल कर्तव्य डाले। सबसे पहली बात, स्वतंत्रता के पश्चात हमने ये देखा कि राष्ट्रवादी प्रवृत्तियां समय समय धीरे धीरे कम हो रही हैं। अतः लोग मूल कर्तव्यों के प्रति जागरूक नहीं हो रहे हैं। लोगों के अंदर त्याग, सेवा, बलिदान की भावना जो होनी चाहिए थी या जो शुरुआती दौर में दिखाई दे रही थी, वो कम हो रही है। रिजल्ट ये हुआ कि राष्ट्र निर्माण और राष्ट्रीय एकीकरण की प्रवृत्तियां कमजोर होने लगी थी 1970 के दशक तक। हमारे देश में सांप्रदायिकता, धार्मिक आधार पर भेदभाव, इन सब चीजों को देखा जाने लगा था। चूंकि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा हमने समाजवाद को अंतः स्थापित किया था, जैसा कि मैंने आपको बताया था, और भारतीय संविधान की प्रस्तावना के विश्लेषणात्मक भाग में हमने समाजवाद को अंतः स्थापित किया, जिसकी वास्तविक प्राप्ति के लिए अनिवार्य हो जाता है कि हमारे देश में मूल कर्तव्य अंतः स्थापित हो। तो आप एक कारण ये कह सकते हैं कि समाजवाद को वास्तविकता प्रदान करने के लिए मूल कर्तव्य आवश्यक बन जाते हैं। जब तक हम किसी उद्योग को, किसी संस्थान को या राष्ट्र के किसी भी वेंचर को अपना समझ करके काम नहीं करेंगे, तब तक समाजवाद वास्तविक रूप धारण नहीं कर पाएगा। तो ऐसी स्थिति में समाजवाद की आवश्यकता थी। तीसरी बात अगर हम देखें तो कर्तव्य एवं दायित्व के बिना किसी भी प्रकार के अधिकार
विलासिता और निरंकुशता जैसी प्रवृत्तियों को हम नहीं रोक सकते हैं। व्यक्ति सिर्फ अधिकार, विलासिता और निरंकुशता की स्थितियों में बढ़ते चले जाए। जो धन का संचय करते हैं वो धन का उपभोग स्वयं के लिए करें, लेकिन जब उनके अंदर कर्तव्य की भावना आ जाएगी तो वो धन का उपयोग लोगों के लिए करना शुरू कर देंगे। तो यदि लोगों के अंदर कर्तव्य के बिना अधिकार दिए जाते हैं, उत्तरदायित्व के बिना अधिकार दिए जाते हैं, तो स्वभावतः विलासिता, निरंकुशता, इन सब चीजों का जन्म होता है। तो कर्तव्य अधिकारों और दायित्वों के निर्वहन के लिए आवश्यक समझे जाने लगे। तो ये तीन महत्वपूर्ण कारण है। पहले कारण में मैंने आपको विद्यमान परिवर्तित हो रही परिस्थितियां, जैसे आप 1970 के दशक में ये देख रहे थे कि हमारे देश में सांप्रदायिकता जैसी प्रवृत्तियां जन्म लेने लगी थी, आतंकवाद, नक्सलवाद, ये सब स्थितियां 1970 के दशक में विकराल रूप धारण करना शुरू कर चुकी थी। इनको रोकने के लिए लोगों के अंदर पैट्रियटिज्म को विकसित करना अनिवार्य था। तो इन सब कारणों को ध्यान में रखते हुए हमने 42वें संविधान संशोधन के द्वारा अंतः स्थापित किया गया। अब इनको अंतः स्थापित करने के लिए कि किस रूप में हम मूल कर्तव्यों को किस तरीके से अंतः स्थापित करें, इसका हमने पर्यवेक्षण किया और हमने देखा कि हालांकि हमारे पहले से एक कानून विद्यमान था जो लोगों के अंदर पैट्रियटिज्म को विकसित कर सकता था, लेकिन वो संवैधानिक प्रावधान नहीं था। वो कानून था प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971। इसमें यह प्रोविजन किया गया था कि अगर आप राष्ट्र के सम्मान को ठेस पहुंचाते हैं, इंसल्ट करते हैं, राष्ट्रीय प्रतीकों का अपमान करते हैं, राष्ट्रगान, राष्ट्रीय ध्वज, इन सब का अपमान करते हैं, तो दंडिक कार्यवाही की जाएगी। तो एक तरीके से ये कानून लोगों को दंड का भय दिखाता है। दंड का भय दिखाने मात्र से हम लोगों के अंदर उदात्त भावना को जागृत नहीं कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में यह महसूस किया गया कि जो प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट है, ये लोगों के अंदर कर्तव्य की भावना को विकसित नहीं कर पाएगा। डर अगर हमें होता है तो हम आक्रोशित हो जाते हैं, हमारे अंदर लगाव पैदा नहीं होता है, लेकिन हमें राष्ट्र के प्रति लगाव पैदा करना है। इस कानून की कमी को देखते हुए और विद्यमान परिस्थितियों को देखते हुए हमने स्वर्ण सिंह समिति का गठन किया। भारत सरकार ने स्वर्ण सिंह समिति बनाई और स्वर्ण सिंह समिति को यह दायित्व सौंपा कि आप ये बताइए कि भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को अंतः स्थापित करना कितना अनिवार्य है, और यदि अनिवार्य है तो कौन कौन से मूल कर्तव्य अंतः स्थापित करने चाहिए। ये स्थिति को ध्यान में रखते हुए स्वर्ण सिंह समिति ने अपनी रिकमेंडेशन दी और उस रिकमेंडेशन में 10 मूल कर्तव्यों का उन्होंने सुझाव दिया। उस सुझाव को आधार बना करके हमने 42वां संविधान संशोधन किया 1976 में, और इस संशोधन के माध्यम से एक नया भाग 4 का अंतः स्थापित किया गया। 4 का में अनुच्छेद 51A के तहत 10 मूल कर्तव्य हमने 10 मूल कर्तव्य अंतः स्थापित कर दिए। आगे चलकर के 1986 में इन मूल कर्तव्यों में एक और मूल कर्तव्य शामिल कर दिया गया। शिक्षा के संबंध में अभिभावकों और माता पिता को दायित्व सौंपा गया। इस तरीके से वर्तमान में अगर हम देखें तो हमारे देश में 11 मूल कर्तव्य हैं जिनका उल्लेख
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A या भाग 4 का में किया गया है। ऐसा नहीं है कि इतने मूल कर्तव्य बहुत हैं, अभी भी ऐसी बहुत सारी आवश्यकताएं हैं जिनको हमें आगे बढ़ाना चाहिए या भाग 4 में और मूल कर्तव्यों को अंतः स्थापित करना चाहिए। लेकिन सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं कि 1976 में कौन कौन से मूल कर्तव्य अंतः स्थापित किए गए और फिर 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में क्या रखे। तो इन सब के बारे में हमें चर्चा कर लेने की आवश्यकता है। एक एक मूल कर्तव्य के बारे में जान लेना है कि कौन कौन से अंतः स्थापित किए हमने। सबसे पहले आप देखिए कि पहला जो मूल कर्तव्य अंतः स्थापित किया गया, प्रत्येक नागरिक का ये दायित्व है, ये कर्तव्य है कि वो संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान, इन सभी का आदर करे। दूसरा मूल कर्तव्य रखा गया, राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों, जो मूल्य हमारे हुआ करते थे, जिन मूल्यों के आधार पर हमारे राष्ट्रीय आंदोलनकर्ताओं ने, हमारे पूर्वजों ने आंदोलन किया और देश को आजादी प्रदान की, उन आंदोलन में जो उच्च आदर्श से अंतः स्थापित किए थे, उनको हम अपने हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। उदाहरण के लिए अहिंसा हमारा एक उच्च आदर्श है, उसके आधार पर हम काम करें। हम सत्याग्रह, वसुधैव कुटुंबकम, इन सब भावनाओं के आधार पर हमने अपने देश को आजाद करवाया। तो इन सभी भावनाओं को हम अपने हृदय में संजोए रखें, ये हमारा कर्तव्य बनता है। तीसरा कर्तव्य जो रखा गया वो भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें, अक्षुण्ण रखने में अपना योगदान दें। चौथा जो मूल कर्तव्य रखा गया, देश की रक्षा करें और आह्वान करने पर राष्ट्र की सेवा करें। अगर आवश्यकता पड़े तो हम देश की सेना में भर्ती हों और देश की सुरक्षा को, देश की संप्रभुता को विखंडित होने से रोकें। यह हमारा कर्तव्य है। पांचवा कर्तव्य है, समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें। हमारे अंदर इक्वलिटी होना चाहिए, बंधुत्वशीलता होनी चाहिए। जैसा कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भी ये कहा गया है कि समानता, बंधुत्व, एकता, अखंडता, ये सब हमारी पहचान है जिसको हमें ध्यान रखना है। हमें धर्म, भाषा, क्षेत्र आदि के आधार पर भेदभाव से अपने आप को दूर रखना है। ना तो हम किसी के प्रति धर्म के आधार पर, भाषा के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर गुरेज करें और ना ही हम उससे अपने आप को श्रेष्ठ रखें। हम समरसता की स्थिति को रखें। ऐसी प्रथाओं का हम त्याग करें जिन प्रथाओं में महिलाओं के प्रति अपमान का भाव विद्यमान हो या महिलाओं के प्रति हिंसा का भाव विद्यमान हो। तो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध अगर कोई परंपरा विद्यमान है, उस परंपरा का हमें परित्याग करना चाहिए, उसको हमें नहीं अपनाना चाहिए। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। छठवां मूल कर्तव्य जो 42वें संविधान संशोधन में ही रखा गया वो था सामाजिक संस्कृति, जिसको कॉस्मो कल्चर कहा जाता है, कॉस्मोपॉलिटन कल्चर। इसके महत्व को हम समझें और उसका परिरक्षण करें। हमारा देश सामाजिक संस्कृति का विश्व में एक अलग उदाहरण है। विश्व में हम सामाजिक संस्कृति को लेकर के श्रेष्ठ रूप धारण करते हैं। दुनिया की ऐसी कोई संस्कृति नहीं है जो भारत में नहीं पाई जाती। तो जब हमारी ये पहचान है तो इस पहचान को हमें परिरक्षित करना चाहिए और अधिक व्यापक बनाना चाहिए। सातवां कर्तव्य है हमारा, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें और उसका संवर्धन करें। जब तक प्राकृतिक पर्यावरण नहीं होगा तब तक हमारा जीवन कमजोर हो जाएगा। प्रदूषण में जीवन व्यतीत करना बहुत जटिल काम होता है, मानवता विनष्ट हो जाती है। ऐसी स्थिति आजकल आप देख भी रहे होंगे। तो प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण करना है हमें। हमारे अंदर आठवां जो कर्तव्य डाला गया, अपने अंदर वैज्ञानिक दृष्टिकोण को विकसित करें। साइंटिफिक अप्रोच हमारा होना चाहिए, मानववाद के संबंध में रहें और निरंतर ज्ञानार्जन करें।
वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन को तो हम प्राप्त करें ही करें, साथ में समय समय पर हम उनके अंदर सुधार की भावना को भी विकसित करें। कोई भी मनुष्य पूर्ण नहीं होता है, उसके अंदर सुधार की संभावनाएं निरंतर विद्यमान रहती हैं। ऐसी स्थिति में हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हम अभी अपूर्ण हैं और हमें आगे बढ़ने की आवश्यकता है। खुद आइंस्टीन ने यह कहा था कि मैंने अपने मस्तिष्क का 10% भी प्रयोग नहीं किया है, अर्थात मेरे मस्तिष्क में भी अभी सुधार की बहुत अधिक संभावनाएं हैं और मैं बहुत अधिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण को प्राप्त कर सकता हूं। तो प्रत्येक मनुष्य अपने अंदर निहित मूल्यों को पूरी तरीके से परिष्कृत नहीं कर पाता है, लेकिन उसे निरंतर परिष्कृत करने का, परिमार्जित करने का प्रयास करना चाहिए। 9वां हमारा कर्तव्य है कि सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हमेशा हिंसा से दूर रखें। यह हमें ध्यान रखना है। 10वें मूल कर्तव्य के रूप में संविधान निर्माताओं ने कहा, जो विधि निर्माता थे, या 1976 में पार्लियामेंट हाउस ने जो स्थान दिया, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता की ओर बढ़ें, प्रयत्न करें, उपलब्ध की गई नई ऊंचाइयों को प्राप्त करें। प्रत्येक मनुष्य को आगे बढ़ने की निरंतर चेष्टा करनी चाहिए। जिस क्षेत्र में वो हुनर रखता है, जिस क्षेत्र में वो कुशलता रखता है, उस क्षेत्र में उसे आगे बढ़ने के लिए प्रयासरत रहना चाहिए। 11वां कर्तव्य, जो कि 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002 के द्वारा अंतः स्थापित किया गया, वो था कि प्रत्येक माता पिता और अभिभावक का ये कर्तव्य है कि वो अपने बच्चों और अपने प्रतिपालियों को शिक्षा का अवसर प्रदान करें। तो ये हमारे संविधान में 11 मूल कर्तव्य अंतः स्थापित किए गए हैं। इन 11 मूल कर्तव्यों को ध्यान में रखते हुए ही हमें अपनी बातों को या हमें अपने राष्ट्र को और अधिक आगे ले जाने के लिए प्रयास करना चाहिए। ये तो हमने कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन देखे कि हमारे संविधान के भाग 4A में क्या क्या कहा गया है। अब बात आती है कि हम